हिमानी अपना प्रश्न। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि प्लेटो ने अपनी सभी फिलोसफीज में हायरार्की का जिक्र किया है कि हम्म सब कुछ हायरार्की की फॉर्म में होना चाहिए, हम्म लेकिन हमने गांधी की फिलोसफी में पढ़ा है कि जहां भी हायरार्की होगी वहां एक्सप्लॉइटेशन होगा। हम्म तो ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हैं। हम्म बताएं, आप में से कोई बताए क्या ये, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या आंसर देंगे आप लोग? कोई भी स्टार्ट करे, कोई भी बताए। हम्म पूछो भाई, बताओ। हायरार्की है हर जगह, बिल्कुल सही बात है। और कई थिंकर्स का कहना है, आज का जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसमें हम जानते हैं कि हायरार्की एक्सप्लॉइटेशन लेकर आता है। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, हायरार्की है। हायरार्की है, ब्राह्मण क्षत्रिय। हायरार्की में सो कॉल्ड ऊपर कहलाते हैं, शूद्र इत्यादि हायरार्की में नीचे कहलाते हैं। एक्सप्लॉइटेशन है। हम सोसाइटी में देखें तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो मेल्स हायरार्की में ऊपर हैं, फीमेल हायरार्की में नीचे हैं। तो वो तरह तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन है, बिल्कुल फैक्ट फैक्ट है ये। तो जहां भी हायरार्की है, हम देखते हैं हायरार्की, हम इसको कितने भी लंबे इसको एग्जांपल दे सकते हैं, बट हायरार्की और एक्सप्लॉइटेशन दोनों सिनोनिम्स से प्रतीत होते हैं, सिनोनिम्स जैसे मालूम होते हैं। कम से कम मॉडर्न वर्ल्ड में तो यही अंडरस्टैंडिंग है। आपका क्या कहना है, क्या जो आइडिया ऑफ सोसाइटी, आइडिया ऑफ स्टेट, आइडिया ऑफ ह्यूमन प्लेटो का है, वो क्या एक्सप्लॉइटेशन को प्रमोट करता है या उसकी तरफ ले जाने वाला है? क्या कहना है आप लोगों का, जल्दी बताओ। ओपन डिस्कशन में ना पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है सभी का। वो अपनी क्षमता अनुसार आप पार्टिसिपेट करें, चाहे वो गलत हो या सही, एक सेकेंडरी मैटर है। बताओ, प्लेटो एक्सप्लॉइटेटिव सोसाइटी की तरफ लेके जा रहा है? नो सर, बट जो प्लेटो की जो मैन ऑफ रीजन और मैन ऑफ स्पिरिट वाली पूरी थ्योरी है, उसमें चांसेस हम्म हैं कि एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। मैन ऑफ स्पिरिट वाले लोग मैन ऑफ एपेटाइट का कर सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन, हम्म या वाइस वर्सा कि एपेटाइट हम्म वाले का कर सकते हैं। ठीक है, सुबह बताओ। नो सर, वो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ नहीं लेके जा रहा है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी वो ये कह रहा है कि अगर मेरिटोक्रेसी पे हम चलेंगे और हर जो उसने डिवाइड किया है, मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ स्पिरिट, अगर सब कोई अपना काम करेगा बेटर, तो ज़्यादा जस्टिस वाली और एक बेटर सोसाइटी स्टैब्लिश हो सकती है। हम्म तो क्योंकि सबकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे उनके रोल्स डिपेंड करने चाहिए, उनकी रीजनिंग पे उनके रोल डिपेंड करने चाहिए, तो ये मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, ये प्रॉपर यूज ऑफ एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज है। हम्म
एक घर में हम मैं अनुमान कर रहा हूँ, एक ऐसी एक इमेजिन कर रहा हूँ, 3-4 बच्चे हैं। एक की एज है 15-16 साल और काफी गंभीर है, समझदार है। उसके छोटा भाई है या छोटी बहन है 8 साल की, और उससे भी एक छोटा भाई या बहन है कोई 1.5-2 साल का। हायरार्की है, हाँ हायरार्की है। जो 16 साल का बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, वो बड़ी है और वो बाकी लोगों को समझाती भी है, बाकी लोगों को पढ़ाती भी है, बाकी लोगों से समझदार भी है। और जो 2 साल का की जो बच्ची है, उसके कंपेयर में वो हायर है, और 8 साल वाला भी उससे हायर है, उससे ऊपर है, हायरार्की में उससे ऊपर है। बट जो मन है 2 साल वाले बच्चे का, अगर उस पर छोड़ दिया जाए, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक मिर्च का अचार का एग्जाम्पल दिया था, मिर्च का अचार, यस बताओ। सर। तो अगर 2 साल के बच्चों को छोड़ दिया जाए कि भाई तुम हायरार्की में कोई नीचे नहीं हो, तुम्हें कंट्रोल किसी से होने की जरूरत नहीं है, तुम जो मन सो करो, स्वतंत्र इंडिविजुअलिस्टिक समझ है, और इंडिविजुअलिज्म में तो हर इंसान को जो उसको परफेक्ट लगता है वो करे वो। तो उसका रिजल्ट हमने देखा था कि बच्चा मिर्च का अचार खा लेगा और फिर काफी ज्यादा समस्या में आएगा। बात वही है, जो हायरार्की में ऊपर है वो ऊपर यूं है, इसलिए नहीं है कि वो बर्थ से ब्राह्मण पैदा हुआ, क्षत्रिय पैदा हुआ। वो इसलिए है क्योंकि वो मैन ऑफ रीजन है, मैन ऑफ विजडम है। और ट्रू विजडम जो है, जो सही समझ जो है, वो हायरार्की में उसको ऊपर तो लेकर आई है। बट वो एक्सप्लॉयटेशन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो सच में, अगर वो मैन ऑफ विजडम है, तो एक्सप्लॉयटेशन तो मैन ऑफ विजडम नहीं कर सकता, नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो मैन ऑफ विजडम है नहीं वो। तो अगर हायरार्की इस ढंग से बनी हुई है, जो उनके बेसिक क्वालिटी, जिसको अभी सुबह ने कहा सही, मेरिटो मेरिट पर वो बेस करती है, वो कोई फिक्स बर्थ राइट पे बेस नहीं करती, ऐसे हायरार्की में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। एक्सप्लॉयटेशन होता है जब हायरार्की में जो मैन ऑफ, मैं अभी प्लेटो की खाली लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जानबूझ के, हायरार्की में वो लोग हायरार्की में ऊपर आ जाते हैं जो मैन ऑफ एपेटाइट हैं और किसी भी तरीके से हायरार्की में ऊपर आ गए हैं। तो वो क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन हम करते ही क्यों हैं? अपनी किसी, जो हमारे डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। बट जो लोग डिजायर्स वाले हैं ही नहीं, विजडम वाले लोग हैं, वो जो डिसीजन लेंगे वो एक्सप्लॉइटेशन को दिमाग में रख के नहीं लेंगे। डिसीजन उनके डिसीजंस होंगे जो बैन ऑफ रीजन के होने चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? एक्सप्लॉइटेशन वहां जरूर होगा। अब जैसे देखो, हमने जो मॉडर्न वर्ल्ड बनाया, उसमें मटेरियलिस्टिक मैटर को सबसे ज्यादा अहमियत दी, जगह दी। और हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया मॉडर्निज्म में, जो ज्यादा से ज्यादा अपने इंद्रियों को भोग करता है, ज्यादा से ज्यादा अपने सेंस ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करता है, वो ज्यादा सुखी है, वो है प्लेजर में। हमने प्लेजर की डेफिनेशन बदल दी, और मॉडर्न वर्ल्ड में हमने प्लेजर की डेफिनेशन बनाई, जितना ज्यादा हम उपभोग कर लें, मोर कंज्यूम मोर प्लेजर। अब ये जो मोर कंजम्पशन का आइडिया हमारे दिमाग में आया, या ये ख्याल आया कि सुख का मतलब है, अच्छे होने का मतलब है ज्यादा कंज्यूम करना।
और इसके लिए मुझे हायरार्की में ऊपर जाना होगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट है ज्यादा से ज्यादा भोग करना, ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, सेंस ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करना, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको सेटिस्फाई करना। और वो सेटिस्फेक्शन होगा मुझे मटेरियल वर्ल्ड से। जितना मटेरियल मैं जमा कर लूंगा उतना मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और इसके लिए मुझे ज्यादा मैं जमा कर पाऊं, इसके लिए मुझे हायरार्की में ऊपर आना होगा। तब तो मैं एक्सप्लॉइट करूंगा ही इस सोच के साथ। बात समझ में आई? यस सर। इसका उल्टा है, मुझे हायरार्की में मुझे कुछ, मेरी इच्छा नहीं है पहुंचने की, बट एक सोशल जिम्मेदारी के साथ लोगों ने मुझे पहुंचा दिया है या मैं पहुंच गया हूं। और अब इतने विजडम के साथ मुझे जो डिसीजन लेने हैं वो जाहिर सी बात है वो एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होंगे, वो मेरिट पे बेस होंगे। और कोई क्वेश्चन? सर इसमें एक पॉइंट क्या हम ये ऐड कर सकते हैं कि प्लेटो ने ये भी कहा था कि जो मैन ऑफ रीजन होंगे वो मतलब अपनी जो प्लेजर्स हैं उनमें नहीं रहेंगे, या मतलब मैरिज नहीं करेंगे, या फिर वो ऐसे हाँ, ऐसे। इसीलिए तो कहा, इसीलिए कहा कि वो ना वेल्थ क्रिएट करेंगे, ना वो किसी प्लेजर में रहेंगे, ना वो शादियां करेंगे, ना उनके अपने कोई बच्चे होंगे इस तरह से जिसको वो, मतलब अपनी कोई फैमिली नहीं होगी कहने का मतलब। ठीक है। बोलो हाँ या ना, समझ में बात आई? ओके सर, मतलब इन लोगों के पास कोई ऐसा कंपेलिंग रीजन नहीं होगा कि वो किसी को एक्सप्लॉइट करे, मतलब क्योंकि उनको अपने लिए कोई ऐसा हम्म। वेल्थ क्रिएट नहीं करनी है। हाँ, ऑफ कोर्स। अभी हम जब पढ़ेंगे एरिस्टोटल, हाँ एरिस्टोटल, तो उसको, उसी का स्टूडेंट इसको यूटोपिया कहेगा। वो कहेगा ये होने वाली बातें नहीं है। हमारे गुरुजी को वो बातें करनी चाहिए थी जो होने वाली हो, और उनकी एक भी बात होने वाली नहीं है, यूटोपिया कहा है। तो ठीक है, वो बात की बात है। हम्म। और कोई बात? ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जो एकेडमिया है प्लेटो का, उस पे उसने कहा कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आती एकेडमिया में एडमिशन लेने के लिए, ज्योमेट्री का आना बहुत जरूरी है। या जो ज्योमेट्री की समझ रखता है उसे मैं फिलॉसफी पढ़ा सकता हूँ। क्यों? ज्योमेट्री से तुलना क्यों? ज्योमेट्री ही क्यों? बताओ। एक हिमानी, और कोई? सुबह, और कोई? हम बिल्कुल लास्ट कर रहे हैं, आपको आना चाहिए भाई। हम्म। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। और मुझे बताना, क्या साउंड भी आ रहा है क्या? वैसे साउंड की जरूरत है नहीं, बट साउंड आ रहा है जो स्क्रीन। ये वीडियो चला रहा हूँ, इसके वॉइस भी आ रही है क्या? नो सर। वीडियो की आवाज नहीं आ रही ना? नो सर, नहीं आ रही। अच्छा, अभी तो रोक दिया है मैंने। अच्छा, ये मैंने अपलोड किया है एक वीडियो, मैंने आपको दिखा भी दिया कहाँ है ये। देखता हूँ इसकी आवाज कैसे आती होगी।
include computer sound. Okay. Today, I'm going to talk to you about Plato's analogy of the अभी आई? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो 1 मिनट, ये कोई 2-2.5 मिनट का वीडियो है, इसको देखो, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। Today, I'm going to talk to you about Plato's analogy of the divided line. It's supposedly a simile, but it really just looks like a line. So the first step in Plato's divided line is to, well, draw a line and then divide it into two unequal parts, so a ratio of 2:1. Then divide those parts into the same ratio so your line looks something like this. This left part, which A and B are in, is the world of the forms, or in other words, the intelligible realm. The other side, where C and D are, is the world of appearances, or the visible realm. Plato believed that the closer you got to the intelligible realm, the closer you would get to the truth and reality, and therefore the visible realm is where you are least likely to get to the truth and be further away from reality. So let's start naming things. First of all, what's in section D? Well, Plato called this the epistemic state of illusion, or ikasia, because why not throw a fancy word in to impress people? In this state, images exist, such as shadows and reflections. But why is this the furthest away from the truth? Well, imagine you are standing by a tree and you can see its shadow. Obviously, you can see its vague shape and branches, but depending on where the light source is, it's going to change shape, so you don't actually know the real shape of the tree, and therefore you just can't gain much knowledge from it. Section C, the bigger section of the visible realm, is where the epistemic state of belief, or pistis, is. This is the state where objects exist, such as animals and man-made items. This is where Plato said we could use our senses, so for example, right now you can hear my voice. But remember, Plato didn't think you could get knowledge from using our senses, so that is why he classifies it as belief. So what does C and D combined give us? Opinion, or doxa. Okay, so our visible realm is getting a little crowded, so let's move on into the intelligible realm. In section B, we have mathematical reasoning, dianola, where some ideas are, mainly mathematical forms, so maths, and geometry. Remember, Plato thinks that maths is one of the closest things to knowledge we can get in our world, and this is because when we think of concepts such as the perfect straight line or perfect equilateral triangle, we are accessing things that are impossible for us to experience in the physical world. And therefore, section B is above section C in our quest for truth and in the intelligible realm. Finally, section A is where intelligence is, or noesis. Sounds like a disease, whatever. This is where pure ideas are, so the forms and philosophy, naturally, are placed here. Although Plato is quite vague on how we access the forms, the basic idea is that we can access them in the same way we can access the idea of a perfect straight line, using our minds. So in our diagram, A and B combine to give us knowledge, or episteme. And there you have it, Plato's simile of the divided line. Okay. Okay, मेरी आवाज आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो डिवाइडेड लाइन मैंने शुरू की क्लास में बोला होगा तो वो रह गया होगा, तो आप लोगों ने पूछा था। तो ये डिवाइडेड लाइन है, मोस्ट ऑफ चीज़ें आप समझ गए होंगे, बट केवल अपनी तसल्ली के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। हम जान चुके हैं पहले ही कि सबसे पहली क्लास में ही प्लेटो में हमने जाना कि प्लेटो ओपिनियन एंड नॉलेज में डिफरेंस लेकर आता है। वो कह रहा है कि जो सेंस ऑर्गन से हम जो भी जानते हैं वो ओपिनियन है, और जो भी हम अपने इंटेलेक्ट से जानते हैं वो एक्चुअल में नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। जो हम अपने नॉलेज से जानते हैं, जो हम अपने इंटेलेक्ट से जानते हैं, वो आइडिया ऑफ फॉर्म्स की दुनिया है या आइडिया ऑफ फॉर्म की बातें हैं। यहां ध्यान रखना है, मैंने पहले कई बार रिपीट किया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेस्टर्न वर्ल्ड में माइंड और सोल एक ही बात है, ब्रेन अलग बात है। ब्रेन की बात मैं नहीं कर रहा, माइंड और ब्रेन में फर्क है।
तो इसीलिए गलती से कभी भी ब्रेन नहीं लिखना, मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा, माइंड की बात कर रहा हूँ। तो माइंड और सोल और इंटेलेक्ट ये सब सिनोनिम्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। प्लेटो, एरिस्टोटल और बाद के भी टाइम में ये माना जाता रहा कि जो सोल होता है या जो माइंड होता है, जिसको आज हम दिल कहते हैं ना, दिल, ये बात मेरे दिल में है, दिल मेरा आज बहुत भारी है, दिल में ये बात है, वो उस जगह पे सोल रहता है, सोल होता है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में और खास तौर पे ग्रीक दुनिया में माना जाता था कि सोल या माइंड एक ही बात है। और सोल और माइंड कहाँ होता है? आज जहाँ हम दिल कहते हैं। तो जब हम फिल्मी दुनिया में देखते हैं वैलेंटाइन डे, कोई किसी को दिल दे रहा होता है, जो दिल दे रहा होता है वो एक्चुअल में रिजेम्बलेंस है ग्रीक वर्ल्ड का, कि वो माइंड, वो, अब जाहिर सी बात है जो एक्चुअल में दिल है वो तो मांसपेशियों का बना हुआ है, वो तो बहुत ही देखने में बड़ा गंदा लगेगा। वो अगर कोई उसका कोई प्लास्टिक का बना के किसी को दे तो वो शायद सुंदर ना लगे, जो दिल एक्चुअल में मसल्स, हार्ट है हमारा। बट जो जो दिल जैसी जो कल्पना की गई है, वो बहुत संभव है कि ग्रीक वर्ल्ड में जिसको माइंड, इंटेलेक्ट, सोल कहा जा रहा है, वो है। तो कोई प्रेयसी प्रेमी को या प्रेमी प्रेयसी को दिल दे रहा है, मतलब ग्रीक वर्ल्ड के हिसाब से सोल दे रहा है, इंटेलेक्ट दे रहा है, माइंड दे रहा है। कोई कह रहा है कि दिल में बस रहे हो, इसका मतलब वो सोल में या माइंड में या इंटेलेक्ट में, विचारों में बस रहा है। जैसा कि हम अभी एरिस्टोटल में पढ़ेंगे, एरिस्टोटल ने शायद कल की क्लास में पढ़ें, एरिस्टोटल ने बहुत सारा काम किया है ड्रामा पे। ड्रामा की शुरुआत एरिस्टोटल से है। तो एस्थेटिक्स के सब चीज पे काम किया एरिस्टोटल ने, और उसमें जो वहां से सिमिली स्टार्ट हुई दिल देने का, उसके ड्रामा, उनके डिफरेंट ड्रामा में, मैं उससे कंपेयर करके बता रहा हूं कि इंटेलेक्ट, सोल, माइंड, जो आज हम जहाँ पे कहते हैं अपने सीने पे हाथ रखे कि दिल है हमारा, वहाँ लोकेशन माना जाता रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म या वर्ल्ड ऑफ रिलम्स, इंटेलेक्चुअल रिलम्स, इंटेलेक्ट, माइंड, सोल, वो जानता है रियल चीजों को, दैट इज नॉलेज को। तो उसको एक लाइन के माध्यम से भी बताया जा सकता है। अभी तक एग्जाम में कभी आया नहीं है। ये मुझे एक एनिमेशन मिल गया तो मैंने इसका एनिमेशन यहाँ अपलोड कर दिया है। इसको इजीली समझाया जा सकता है कि एक लाइन के माध्यम से बता रहा है वो, जिसमें से जो लाइन का बड़ा हिस्सा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो अनइक्वल पार्ट में। बड़ा हिस्सा इंटेलेक्ट की तरफ है, जिसको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए और बी। और इसका छोटा हिस्सा सी और डी में डिवाइड कर रहा है, जो वर्ल्ड ऑफ अपेयरेंस है, या विजिबल या मटेरियल या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट्स की का रिलम है, ऑब्जेक्ट्स की दुनिया है, जहां से हमें मैक्सिमम ओपिनियन मिल सकता है, राय मिल सकती है। और मैंने आपको पहली ही क्लास में ज्ञान और राय में डिफरेंस बताया है, डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड नॉलेज। ओपिनियन हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स से मिलता है, और ओपिनियन को भी हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, बिलीव एंड इल्यूजन। इल्यूजन है जैसे जो इमेजेस हैं, जैसे आपने एक देखा पेड़ है, पेड़ का इमेज बन रहा है, इल्यूजन है। मैंने सांप समझा था, थी रस्सी, अंधेरा था, साफ साफ रोशनी नहीं थी, तो मैंने सांप समझा, बाद में वो रस्सी निकला, दैट इज इल्यूजन। ये हमारी समझ की सबसे नीचे के स्तर है।
तो वही लिखा हुआ है, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है इसने सारे तरह के समझ को। डी वाला इल्यूजन है इमेजेस का, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। बट इससे थोड़ा ही बेटर है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स से हमें मिलता है, जो ऑब्जेक्ट्स हमें देते हैं, बिलीफ हैं। बट इससे बेटर हायरार्की में है, हर चीज हायरार्की में है यहाँ पर। डी से बेटर है सी, सी से बेटर है बी, जो हमें ज्योमेट्री से मिलता है। ज्योमेट्री जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, ज्योमेट्री वो है जो हम अपने इंटेलेक्ट से समझते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट ट्राइंगल, परफेक्ट सर्कल, परफेक्ट रेक्टेंगल कभी खुद से बना ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं अगर आपको समझाऊं, मैं बनाने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो हो सकता है आपको लगे कि शायद टेढ़ा बन गया है, उतना सीधा नहीं बना, सर की ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसलिए शायद ये कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल परफेक्ट ट्राइंगल नहीं है। बट मैं कंप्यूटर से भी बनाऊंगा ना ट्राइंगल, कंप्यूटर से भी लाइन बनाऊंगा ना, तो भी परफेक्ट लाइन नहीं होगा। क्योंकि बचपन से आपने ज्योमेट्री में पढ़ा कि सबसे पहले तो पॉइंट के बारे में पढ़ा आपने। पॉइंट वो है जिसकी ना कोई विड्थ है, ना लेंथ है, ना डेप्थ है, वो है पॉइंट। तो मतलब पॉइंट में एक्चुअल में बना ही नहीं सकता बोर्ड पर, अपने पेज पर, कॉपी पे। जो मैं बना रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं कि ये पॉइंट है। जब मैं पॉइंट ही नहीं बना सकता, परफेक्ट पॉइंट ही नहीं बना सकता, तो परफेक्ट लाइन नहीं बना सकता। परफेक्ट लाइन नहीं बना सकता, तो फिर मैं ज्योमेट्री में फिर कुछ और क्या बनाऊंगा? जो भी बनाऊंगा काम चलाऊ होगा। तो जो भी हम देख रहे हैं परफेक्ट, वो नहीं है, वो हमारे माइंड में है, और फिर माइंड के बाद अकॉर्डिंग टू प्लेटो रिलिम ऑफ आइडिया में है, जो कि ए है। तो यहां बी को आप मान सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, सम आइडिया जो हम फॉर्म के रूप में देख रहे हैं, बट उससे बड़ा है हमारा प्योर आइडिया, प्योर इंटेलेक्ट। तो इस तरह से डिवाइडिंग लाइन इसको आप लोग बना लेंगे। जो लैटिन वर्ड लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लैटिन वर्ड्स को हटा सकते हैं। और ये है डिवाइडिंग लाइन जो हायरार्की में है, डी से लेकर ए तक। डी सबसे ज्यादा इल्यूजन है, जो हायरार्की में सबसे नीचे है, इल्यूजन और इमेजेस हैं। सी जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसको हम अपना ज्ञान कहते हैं, वो एक्चुअल में बिलीव है, राय है। राय क्या होती है? जो टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, उसी को तो बिलीव कहते हैं। और उससे बेटर है जो हम मैथमेटिक्स के थ्रू जानते हैं, मैथमेटिकल जो हमारे रीजनिंग है। और इन सब में हायर है ए, जो हम प्योर आइडियाज, प्योर इंटेलेक्ट से जानते हैं, जो हमें फिलॉसफी और फॉर्म्स की दुनिया है। क्या ये प्लेटोज डिवाइडिंग लाइन समझ में आया आप लोगों के? सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। पूछिए। सर ये जो सी में बिलीफ को ऑब्जेक्ट से क्यों इक्वेट किया गया है? मतलब अगर कोई आपने ये ऑब्जेक्ट है। लास्ट क्लास मैंने जो वीडियो देखने के लिए कहा, देखा नहीं क्या आपने? प्लेटो का, प्लेटो नंबर 1। सर देखा है, अभी कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा बच रहा है। प्लेटो 1 देख अभी चुके हैं आप? सर वो तो मैंने क्लास भी अटेंड करी हुई है, बट उसमें अभी उसको रिवीजन हम्म बच रहा है सर। सारे वीडियोस अभी हम्म नहीं देख पाई हूँ, धीरे धीरे करके देख रही हूँ। तो फिर क्वेश्चन फिर से फ्रेम कीजिए, पूछिए क्या कह रही हैं। सर मुझे बस सी वाला वो नहीं समझ में आ रहा कि बिलीफ को ऑब्जेक्ट से क्यों इक्वेट करा है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट्स नहीं भी लिखते तो भी तो ये फॉर्म अपने आप में सही होता। हम्म जो समझ रहे हैं वो इनके आंसर दें, कुछ गलत होगा तो मैं सुधारूंगा। बताओ अभिनव। सर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। बिलीफ, इनका शायद कहना है ऑब्जेक्ट एंड बिलीव का रिलेशन। ऑब्जेक्ट से ही हमें बिलीव क्यों, दोनों को हमको क्यों कोरिलेट क्यों कर रहे हैं? यही है ना सुबह? यस सर। मतलब अगर एक एग्जांपल के थ्रू मुझे पूछना हो तो अगर एक चेयर को दो लोग देख रहे हैं, चेयर एक ऑब्जेक्ट है,
तो उसका दोनों के लिए बिलीफ तो चेयर ही है ना, तो वहां पे मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है, क्यों उसको ऐसे हम कोरिलेट कर रहे हैं? बताओ अभिनव। नहीं सर, अगर मैं इन्हीं के एग्जांपल बताता हूँ कि अगर दो लोग दो चेयर को देख रहे हैं तो दोनों का बिलीफ अलग अलग होगा। चेयरनेस सेम हो सकती है, लेकिन जो भी नॉलेज हमें ऑब्जेक्ट से आएगा वो सब्जेक्टिव होगा, वो डिफरेंट होगा। इसीलिए यहाँ पे जो बिलीफ है, हालांकि बिलीफ भी दो तरह के होते हैं, जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, जिन बिलीफ नहीं की अभी बात हो रही उधर है, उधर उस डिटेल में नहीं जाना वरना डिटेल हो जाएगा। अभी तुम सही बता रहे हो, बिना डिटेल में जाए बताओ। हाँ हाँ तो सर यही है, ऑब्जेक्ट्स के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो भी नॉलेज आती है, जो पर्टिकुलर से नॉलेज आती है, वो सब्जेक्टिव होती है। इसलिए यहाँ पे जो बिलीफ लिखा है, ऑब्जेक्ट से आने वाला जो जो भी नॉलेज है वो हमारे बिलीफ के बराबर है, दैट इज सब्जेक्टिव टू स्पेस एंड टाइम, और वो डिफरेंट हो सकती है पर्सन टू पर्सन, इसलिए यहाँ पे ये लिखा। देखो, वैसे तो कई मेरे एग्जांपल अचानक दिमाग में आ गए हैं, बट मैं वही पुराना रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप फिर से कोरिलेट कर पाएं। एक चीज को दो तीन बार सुन के ज्यादा रिलेट होता है। मैंने कहा था कि आपको कहानी सुनाई थी जो एक्चुअल में जैना फिलॉसफी की कहानी है, जैन फिलॉसफी की कहानी है, एक हाथी और पांच अंधे। बताया था, सुनाई है नहीं सुनाई? यस सर, सुनाइए आपने। तो एक हाथी है जिसको पांच अंधे अपने इंद्रिय ज्ञान से, अपने सेंस ऑर्गन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ईमानदारी से समझ रहे हैं, और वो ईमानदारी से समझते हुए आपस में झगड़ा करके एक दूसरे का सर फोड़ दिया। क्योंकि जो पूंछ की तरफ था अंधा आदमी, उसने सेंस किया कि हाथी का मतलब होता है रस्सी, क्योंकि पूंछ का अनुभव कर रहा है। जो पीठ की तरफ था उसने कहा कि हाथी का मतलब तो दीवार होता है। जो कान की तरफ था, सूंड की तरफ था, वो सब बातें कह रहे हैं और अपनी बात पे इतने रिजिड थे। वो क्या था उनका, नॉलेज था या बिलीफ था? क्योंकि नॉलेज वो है प्लेटो के अकॉर्डिंग जो कभी बदलता नहीं, यूनिवर्सल है, अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है, इटर्नल है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। बट अगर उसी अंधे को, अंधे व्यक्ति को सॉरी, पूंछ से हटाकर पीठ की तरफ कर दिया जाए, और मतलब रिसफल किया जाए, सबको चेंज कर दिया जाए, क्या उनका बिलीव बदल जाएगा हाथी को लेकर? बताओ सुबह। यस सर, क्योंकि वो अब डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यस। तो जो भी सेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम जान रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट्स और सेंस ऑर्गन्स को, हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं, और हमारे सेंस ऑर्गन्स केवल ऑब्जेक्ट ही हमें बता सकते हैं, इसके अलावा कुछ और बता नहीं सकते, ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही बता सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कुछ भी हमारे पास है वो नॉलेज की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, वो बिलीफ की कैटेगरी में रखा जाएगा, जो कि टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग बदल जा रहा है। टाइम एंड स्पेस क्या, उस टाइम और उस जगह पे, मैंने जगह या स्पेस चेंज किया, टाइम चेंज किया, बदल जाएगा। अरे अंधे और उसको छोड़ो, आप जहां भी बैठे हैं, आप अपने चारों तरफ देखें, किसी भी चीज को देखें, आप एक खास एंगल से देख रही हैं, वहां पे खास तरह की लाइट होगी, वो अलग ढंग से दिख रही है। रूम में कोई दूसरा भी एंट्री करे बाहर से, बाहर धूप से अचानक एंट्री करे, उसको कुछ और दिखेगा, या उस एंगल से वो नहीं देख रहा होगा। बोलो यस और नो। ये सर, धूप से तो कभी कभी दिखता भी नहीं है वहां पे कुछ भी। और अगर धूप है तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। या एक ही जगह पे भी खड़े हैं आप लोग, मैंने आपको उस दिन कहा था जब मैंने ये पहली क्लास ली, कि जो मेरे सामने व्हाइट कलर है, मैंने कहा था सीलिंग का एग्जांपल दिया। सीलिंग का इसलिए दिया कि ज्यादातर लोग सीलिंग व्हाइट रखते हैं। मैं जो व्हाइट देख रहा हूँ सीलिंग, वो एग्जैक्ट वहीं पे खड़े होके दो लोग एग्जैक्ट व्हाइट नहीं देख सकते, वही वाला व्हाइट नहीं देखेंगे। मेरे जो सेंस ऑर्गन्स की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो एग्जैक्ट वही नहीं हो सकती जो दूसरे की है। लाखों करोड़ों पिगमेंट्स से मिलकर हमारा हमारा जो हम विजन बनता है, वो पिगमेंट
किसी के भी एग्जैक्ट बराबर नहीं हो सकते। मेरे जो स्किन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही फील नहीं करती जैसे कि दूसरे की स्किन फील करती है। सेंस ऑर्गन्स हमेशा वैरायटी के साथ होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफर होते हैं, उसमें हमेशा सब्जेक्टिविटी होती है। मेरे स्मेल करने की ताकत, मेरे मेरे टेस्ट बर्ड्स, मेरे सुनने की ताकत बिल्कुल अलग है। मेरी स्किन बिल्कुल अलग है किसी और के स्किन से। मैं किसी को छूऊंगा और वो अगर बहुत ही सेंसिटिव है और होश में है तो वो मेरा छूना एक अलग ढंग से महसूस करेगा किसी और के छूने के ढंग से, क्योंकि मेरी स्किन बिल्कुल अलग है। अब बेहोश है तब तो पत्थर भी गिर जाएगा पता नहीं चलेगा उसको, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्यों? पांचों जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो सब्जेक्टिविटी के साथ हैं, वो अपनी अपने ढंग के हैं जो दूसरे ढंग से बिल्कुल अलग है। जबकि नॉलेज वो है, इसलिए तो मैंने पूछा कि ज्योमेट्री क्यों। ज्योमेट्री ही क्यों? ज्योमेट्री क्यों कह रहा है कि हमारे एकेडमी में घुसने के लिए आपको ज्योमेट्री जानना जरूरी है? क्योंकि ज्योमेट्री है जो यूनिवर्सल है। ज्योमेट्री के रूल्स यूनिवर्सल हैं, नॉन चेंजेबल हैं। जो इजिप्ट में ट्राइंगल है वही ट्राइंगल, ट्राइंगलनेस जो है वो यूएसए में भी होगा, इंडिया में भी होगा। जो अगर कोई ट्राइंगल को जानता है तो फिर वही ट्राइंगल को जानता है। तो नॉन चेंजेबल हैं, इटर्नल हैं। जबकि हमें अब मेरे सेंस ऑर्गन से वस्तुओं से, जो भी मैं वस्तु जानता हूँ इटर्नल उसमें से एक भी नहीं है। अरे ये धरती ही इटर्नल नहीं है, एक समय आई थी, एक समय नहीं रहेगी। सूरज से हम निकले हैं, एक दिन सूरज में समा जाएंगे। टाइम की बात है, एक समय पैदा हुआ एक समय नष्ट हो जाएगा। बट इटर्निटी नहीं है, इटर्निटी है ज्योमेट्री में, ऑब्जेक्टिविटी है। ये सब मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। जो भी जानता है वो ट्रायंगल को ट्रायंगल ही जानता है, सर्किल नहीं कहेगा इसको। तो इसलिए बात समझ में आई सबके? हम्म। तो कुल मिला के डिवाइडेड लाइन आपको अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए, चांसेस कम है बट आ जाए, तो लाइन खींचेंगे, बड़ा इधर करेंगे थोड़ा छोटा इधर कर देंगे, छोटी बड़ी लाइन बनाएंगे, इसके दो हिस्से करेंगे इसके दो हिस्से करेंगे, बस यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे ए बी सी डी। ये इल्यूजन है, ये ऑब्जेक्ट्स की दुनिया है या सेंस की दुनिया है, ये इससे बेटर है मैथमेटिक्स और जियोमेट्री की दुनिया, और ये है प्योर आइडिया। ये हायरार्की में है, इस तरह की हायरार्की है, ये हायरार्की है। जो इल्यूजन में जी रहे हैं उनसे बेटर हैं जो ऑब्जेक्ट्स में जी रहे हैं, बट उनसे बेटर हैं जो कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं, और उनसे बेटर हैं जो प्योर आइडिया में जी रहे हैं। हालांकि इतना कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बट एरिस्टोटल, सॉरी आई एम सॉरी, सोक्रेटिस कहाँ जी रहा है? सोक्रेटिस भी यहाँ जी रहा है, कॉन्सेप्ट में जी रहा है, मेंटल बता रहा है चीजों को। बट ठीक है, ज्ञान का एक एक सिलसिला है, हम धीरे धीरे समझते हैं चीजों को। तो हम इस तरह से हायरार्की दिखाएंगे। बोलो, क्लियर है सबको? सर बस एक चीज ये पूछनी थी कि सर जब प्लेटो ज्योमेट्री के लिए बोलता है तो वो सर स्पेसिफिक ज्योमेट्री या फिर वो ओवरऑल मैथमेटिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के ओवरऑल मैथमेटिक्स, लेकिन पर्टिकुलर ज्योमेट्री। उस समय दौर था जब गणित के ज्ञान को, देखो अब वही बात है ना, कितनी लंबी क्लास की जाए, बट समझो कोई बात नहीं, मैं भी मजबूर हूँ अपनी आदत से। वो जो आप देखोगे जो ग्रीस वाला एरिया है ना,
वो मेडिटेरियन सी के आस का एरिया है। अगर ज्योग्राफी पढ़ चुके हो तुम लोग, या नहीं तो देखना, यहाँ पर व्यापार होता है। और व्यापार क्या है? समुद्रिक व्यापार है, यानी कि सी एरिया का व्यापार है। तो इस बात को समझें, अगर वहाँ की सोसाइटी और ज्योग्राफी को समझें तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। व्यापार के लिए खास तौर पर समुद्र में नाव डालने के लिए, बात कब की? आज से 2500 साल पहले की बात है। आप जितना अच्छा कैलकुलेशन कर लेंगे ना, उतना व्यापार में लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि बोट चलाना है और उसमें आपको कैलकुलेशन की बहुत जरूरत है। तो उस समय मैथमेटिक्स और खास तौर पे क्राफ्ट्समैन, नाव बनाना, कोई और चीज ऐसी बनाना, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी और इसको बहुत अच्छा माना जाता था। मैं अभी जब एरिस्टोटल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री को उसने कहा कि बिना यूज की चीजें हैं, इनको जान लो, बट ये यूज वाली चीजें नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं कहा। इथिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को, और क्राफ्ट्समैन को, क्राफ्ट्समैन मतलब बढ़ईगिरी समझ लो, या जो भी हाथ से चीजें बनाते हैं, उसको कहा कि ये है प्रैक्टिकल नॉलेज। फिजिक्स की नॉलेज से क्या करेंगे? एरिस्टोटल की बात कर रहा हूं, इसके बाद जो आएगा, ठीक है। तो उस समय मैथमेटिक्स का बहुत जोर था, और खास तौर पे ज्योमेट्री का। तो इलीट क्लास में ज्योमेट्री की समझ होना, मैथमेटिक्स की समझ होना सीधे व्यापार से जुड़ा हुआ था। तो उस समय एक इलीट माना जाता था मैथमेटिक्स और खास तौर पे ज्योमेट्री। और खास तौर पे जब ये ग्रीक लोग, अब आगे बढ़कर देखोगे हिस्ट्री में, जब ये इजिप्ट वगैरह पहुंचते हैं और वहां पे पिरामिड देखते हैं और भी बहुत कुछ देखते हैं, उन सब से, क्योंकि क्यों पहुंचे? व्यापार के लिए पहुंचे। ट्रेड का की दुनिया थी, ट्रेड की दुनिया थी, इसीलिए वो अलग अलग जगह व्यापार के लिए भी गए। फिर प्लेटो का मैंने कहा था, सोक्रेटिस के मरने के बाद प्लेटो, या उसी दौरान आप देखेंगे उसके मरने के बाद स्पार्टा का हमला हुआ एथेंस पर। और स्पार्टा के हमले के बाद, स्पार्टा एक अलग स्टेट है, छोटे छोटे स्टेट हैं, ये सिटी स्टेट हैं, बहुत लोगों को जगह छोड़नी पड़ी, बहुत लोगों को गुलाम बना लिया गया। तो कुछ समय के लिए, फिर बाद में वो रिवर्स हो गया। उस समय प्लेटो अपनी जगह छोड़ के बाहर घूम रहा है। जब मैंने बताया था शुरू में, आप शुरू की क्लास देखोगे, प्लेटो की बहुत डिटेल में बताया है। वो इजिप्ट जाता है, वो ईरान जाता है, वो और जगह जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो इंडिया भी आता है, बट अब हो सकता है इंडिया वाले अपने अपनी तरफ से जोड़ दिया हो, क्या पता। बट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैच करते हुए हैं। पर जरूरी नहीं है कि आया हो, मैच तो होता है। मुझे तो सबसे अच्छी बात मैच करने पे याद आती है अ, गुरु नानक साहब की बात। गुरु नानक को किसी ने कहा, वो गांव गांव घूमते थे भक्ति में, तो किसी ने कहा कि जो आप बता रहे हो वो तो पहले से है, तो फलाना किताब में लिखा है, फलाना भी कहते हैं। तो उनकी बहुत अच्छी बात थी, सबे सयाने एक मत। जो भी होशियार है, जो भी समझदार है, जो समझता है, वो सब एक मत हैं, वो एक ही बात कहेंगे, इसमें क्या है। तो एक ही बात कह रहे हो अलग अलग जगह पर, या आया भी हो पता नहीं, बट वो घूमा बहुत। उस घूमने के दौरान उसने अपनी तमाम थ्योरी डेवलप की। वो जो मैंने केव वाली थ्योरी बताई आपको, एलेगरी ऑफ केव, वो उस घूमने के दौरान ही डेवलप हुआ, कि लोग अपनी अपनी गुफाओं में रहते हैं, अपने अपने ट्रेडिशन के चेन में बंधे रहते हैं। उस चेन को ही, और उस अपनी गुफा को ही, अपने केव को ही, जो कि एक्चुअल में बिलीफ की दुनिया है, सेंसरी ऑर्गन से आए हुए नॉलेज की दुनिया है, जिसको वो नॉलेज कह रहे हैं, नॉलेज एक्चुअल में है नहीं, उसमें वो जीते हैं। और कई बार उनको बाहर निकालो तो मारने को तैयार हो जाते हैं, मार देते हैं। मैंने उसको मिला के बताया आगे की तरफ से, कि हम देखेंगे जीसस को मार दिया, और मारा भी बहुत ही भयंकर ढंग से मारा, और कितनों को मार दिया। तो ये सारा डेवलप हुआ। उस समय मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री सीधे काम की चीज थी।
जिसको आज हम ज्योमेट्री समझो, क्राफ्ट्समैन समझो, जैसे आज हम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज तो हमारे घटिया हैं, वो हमें कुछ नहीं सिखा पाते। उनसे बेटर हैं पॉलिटेक्निक, जो क्राफ्ट्समैन सिखा रहे हैं, क्राफ्ट्समैन तैयार कर रहे हैं, कहने का मतलब उसको बहुत अच्छा माना जाता था। और उस समय, आज भी आप देखोगे पॉलिटेक्निक स्कूल्स या कॉलेजेस में, या आईटीआई के जो कॉलेजेस हैं जहाँ क्राफ्ट्समैन तैयार किए जाते हैं, वहां पर ज्योमेट्री की बड़ी जरूरत है, नाप जोख वगैरह वगैरह वगैरह, ताकि आप अच्छा इस समय के लिए, एथेंस के समय के लिए नाव बना सकें, और भी व्यापार में जुड़ी हुई चीजें बना सकें। तो ये बात है, ठीक है। यस सर। ओके। और फिर ज्योमेट्री के मैंने करेक्टर बताए यहाँ पर, कहाँ बताया, ये बताया, यूनिवर्सैलिटी, नॉन चेंजेबल, इटर्नल, ऑब्जेक्टिविटी, बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स। ज्योमेट्री को हम सेंस ऑर्गन से थोड़ा जानते हैं, तो बियॉन्ड सेंस ऑर्गन होना इनका, बियॉन्ड सेंसेस, ये करेक्टर की वजह से उसने कहा कि ज्योमेट्री को इतना तवज्जो दिया, ठीक है। यस सर। और फिर ज्योमेट्री से हम उसके पीछे के गुण को जान जाते हैं। मेरे सामने जो लैपटॉप है, पर मैं इसमें रेक्टेंगल भी जान रहा हूँ, जो कि मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट आप भी समझ सकती हैं अगर रेक्टेंगल को समझती हैं तो मैं इस मटेरियल के साथ साथ इसके रेक्टेंगलनेस को भी जान रहा हूँ, जो कि ऑफ कोर्स ज्योमेट्री जान रहा हूँ। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो पूरी दुनिया है इतनी ज्यादा नियमबद्ध है, इतनी ज्यादा रूल से बंधी हुई है, और इतनी ज्यादा मैथमेटिकल है, कि गॉड जो है जरूर कोई ना कोई मैथमेटिशियन होगा, गॉड जरूर मैथमेटिशियन होगा। उसने इतनी परफेक्ट मैथमेटिकल दुनिया बनाई है, क्योंकि उसने जो भी देखा वो फिगर्स में देखा, या फिगर्स कहेगा खैर एरिस्टोटल, प्लेटो देखेगा तो फॉर्म में देखेगा। तो ये बात है। ओके। और कोई क्वेश्चन कोई रह गया हो? अच्छा, एक और सिमली थी, एक और था। क्या था? सारा ही हो गया। कुछ और रह गया तो पूछो, कोई डाउट हो तो। डाउट क्लास है आज तो। जो क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं आपको 30-20 साल के, उसमें से कुछ आप ना कर पाए हो कोशिश करने के बाद भी, तो वो पूछो। हम्म। सर वो ट्रांसडेंटल रियलिज्म का अरे concept बिल्कुल सही नहीं कहा है। तुमने, ठीक है, ठीक है। देखो, एक मिनट जरा पानी पियो मैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? हम्म। बस इसका मतलब इस क्वेश्चन के अलावा आप पूरी तरह से कर लेंगे प्लेटो को। आपने 30-20 साल के क्वेश्चंस भी देख लिए, ठीक है। देखो, हाँ, मैंने कहा था आप लोगों को मेटाफिजिक्स बताते समय कि मेटाफिजिक्स में एक्चुअल में हम पढ़ते हैं सब्सटेंस।
और जब हम सबस्टेंस पढ़ते हैं, मैं इसका मतलब नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, जब हम सबस्टेंस पढ़ते हैं और जिसमें हम खोजते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी रियलिटी, तो इसमें दो क्लास मिलते हैं, हमें दो स्कूल मिलते हैं, फिलॉसफी का या इवन की फिजिक्स का। अच्छा, आप में से बहुत सारे साइंस ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट और बहुत कुछ हैं, मुझे बताओ फिजिक्स की आज की तारीख में सबसे बड़ी डिबेट क्या है? फिजिक्स किन दो बड़े डिबेट में बटा हुआ है, बताओ। सर, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर। सर, बड़े एक डिबेट तो ये है कि जो तो बहुत पहले से चल रहा है कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, इन द सेंस कि हाउ डिड वी कम अबाउट टू बी, यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। और दूसरा बड़ा डिबेट अभी चल रहा है कि द यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, बहुत बड़ी चीज़ों की थ्योरी और बहुत छोटी चीज़ों की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और हेवनली बॉडीज की जो गवर्निंग प्रॉपर्टीज हैं, वो उनका यूनिफिकेशन। फिजिक्स में जो डिबेट है, जो बड़ी डिबेट है, अगर हम सभी डिबेट को समेटें और दो स्कूल में डिवाइड कर दें, तो एक है क्वांटम को लेकर और एक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर। रिलेटिविटी और क्वांटम कुछ वैसा ही सबस्टेंस में मैटर है। कुछ लोगों का कहना है कि जो सबस्टेंस है, जब फंडामेंटल यूनिट है, वो है आइडिया, मतलब प्रत्यय, मतलब। और मैं सरल करता जा रहा हूं, जब मैं सरल करूंगा ना, तो इसका मतलब आप मान के चलें कि प्योरिटी कम होती जा रही है। विचार, थॉट। दूसरे लोगों का कहना है कि नहीं 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 नहीं, विचार विचार ठीक है बट ये सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज है मैटर, ऑब्जेक्ट्स। प्राइमरी चीज ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल। तो जो लोग ये मानते हैं, ये कहां से शुरू हो जाएगा? अभी हमने क्योंकि प्लेटो पढ़ा है, तो प्लेटो इसी क्लास में आता है, यहां से शुरू, एरिस्टोटल से ये शुरू हो जाएगा। जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया में थॉट और ठीक है, पहले है मैटर, ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी दुनिया रियल है, ये इमेजिनरी नहीं है, ये सेंस ऑर्गन्स के धोखे धोखे वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी आप बहुत प्रभावित हैं प्लेटो से, क्योंकि प्लेटो मैंने पढ़ाया है, जैसे ही आप इधर शिफ्ट होंगे ये भी ठीक लगने लगेगा। बट अभी मान लो कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मेरी सोचने पे आधारित नहीं है, मैं नहीं भी जानूंगा तब भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ऑब्जेक्ट्स पहले हैं और उसके बाद में कॉन्सेस वगैरह, ये कॉन्सेस है। मटेरियल पहले है, कॉन्सेस बाद में है। जैसा डार्विन है, डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी, मैटर से कॉन्सेस आया, बिग बैंग थ्योरी हुई वगैरह वगैरह, सब आप पढ़ चुके हैं, वो सब कुछ मैटर था। और जो पहला पानी में जो पहला जीवन भी आया, वो जीवन आने से पहले मैटर ही था, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ डार्विन। तो मैटर पहले, कॉन्सेस बाद में। वो कॉन्सेस को डिनाई नहीं कर रहे, बट कह रहे हैं कि जो बेसिक एलिमेंट, क्योंकि सबस्टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट और फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहे हैं रियलिटी की, वो मैटर है। उन लोगों को हम कहते हैं, या इस थ्योरी को कहते हैं मेटेरियलिज्म। इसी थ्योरी को जो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल हैं,
उसी को कहते हैं रियलिज्म। रियलिज्म मतलब ये हमारे जाने ना जाने, ये मेरे सामने पानी की बोतल है, अगर दुनिया कोई नहीं भी जानेगी ना तब भी ये पानी की बोतल है। और दुनिया में पता नहीं कितनी चीजें हैं जिसको भी मनुष्य नहीं जानता, पर उनके न जानने से वो गायब नहीं होती। जबकि प्लेटो के टाइम क्या कहा जा रहा था, ये एरिस्टोटल ऑनवर्ड ज्यादा समझ में आएगा। जब मैं मार्क्स पढ़ाऊंगा तब तो निर्वाणा सा फील होगा आपको। मार्क्स किस क्लास में है? इसी रियलिज्म में, मटेरियलिज्म में। मैटर से डिसाइड होता है कॉन्सेस, ऐसा मानने वाले मेटेरियलिस्टिक हैं। इन्हीं को और कहें कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल हैं, इमेजिनरी नहीं हैं, और वो इंडिपेंडेंट हैं नोवर से, नोवर इंडिपेंडेंट हैं। दिस इज रियलिज्म। जानने वाले पे निर्भर नहीं है। जब मैं जानूंगा तभी उसका एग्जिस्टेंस है, ऐसा नहीं है। मैं जानू ना जानू, ऑब्जेक्ट्स का एग्जिस्टेंस है, ऐसा मानने वाले रियलिज्म हैं। जो ये मानते हैं कि सारा ज्ञान कॉन्सेस में होता है, वो आइडियलिस्टिक हैं। और जो ये मानते हैं कि ज्ञान वस्तुओं में होता है, आप जानो या ना जानो, जानना आपके आपके ऊपर है। हम करोड़ों चीजें हैं दुनिया में जो नहीं जानते, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज रियलिज्म। एक लाइन में बताना हो तो रियलिज्म क्या है? नोवर इंडिपेंडेंट होना रियलिज्म है, नोवर डिपेंडेंट होना आइडियलिज्म है। जैसे हमने देखा ना, आइडिया ऑफ गॉड में भी क्या कह रहे थे कि ये सारे आइडिया किसी के माइंड में होंगे तो वो गॉड होगा। मतलब हम ये मान ही नहीं सकते, जब हम आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, कॉन्सेस की बात कर रहे हैं, कि कोई भी चीज नोवर इंडिपेंडेंट हो सकती है। तो दैट इज आइडियलिज्म। जब माने कि नोवर इंडिपेंडेंट हो सकती है, दैट इज मेटेरियलिज्म या ऑब्जेक्टिज्म या रियलिज्म। यहां तक बात समझ में आई? फिर मैं प्लेटो से कंपेयर करूंगा। रियलिज्म क्या है बताओ जरा एक लाइन में, कोई भी। सर नोवर इंडिपेंडेंट। यस, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। अब देखते हैं प्लेटो क्या कह रहा है। क्वेश्चन बड़ा टफ था, टफ तो कुछ नहीं था। प्लेटो क्या कह रहा है, हम प्लेटो के ज्ञान को देखें। हम देखें, यहां पे लिख लें आइडियलिज्म जो, और यहां लिख लें रियलिज्म। प्लेटो के आइडिया देखते हैं। प्लेटो के आइडिया, अच्छा फिर ये था कि क्या वो ट्रांसडेंट, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ो पूरा। So Plato's idealism is transcendental realism. यस, रियलिज्म का मतलब मैंने क्या बताया था? Sir, matter is a fundamental unit of reality. यस, मैटर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। पर वो जो रियलिटी है, वो रियलिटी क्या है? आइडियाज की, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और ये आइडिया कहां रहते हैं? ट्रांस में। मतलब आइडिया अनरियल नहीं है प्लेटो के अकॉर्डिंग। अगर अनरियल नहीं है तो फिर रियलिज्म आ गया इसमें। बट एक रियलिज्म है जो हम अपने सेंस ऑर्गन से जानते हैं, उसकी जगह प्लेटो के रियलिज्म को हम कहां से जान रहे हैं? ट्रांस से। मतलब ये जो आइडिया हैं, वो प्लेटो उनको रिलिम ऑफ आइडिया में रख रहा है ना, आइडिया की एक दुनिया में रख रहा है। उनको वो अनरियल तो नहीं मान रहा ना। पहले बताओ, प्लेटो के आइडिया जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, पहले बताओ। रिलिम ऑफ आइडिया में एग्जिस्ट करते हैं ना। यस सर, Yes, sir. यस। और वो कैसा है? ट्रांसडेंटल है। इस बेस पर प्लेटो के आइडिया को हम क्या कहते हैं? प्लेटोज आइडिया। बाकी हम आगे भी आइडिया पढ़ेंगे, उनके आइडिया ऐसे नहीं होंगे, इसीलिए हमेशा हम कहते हैं प्लेटोज आइडिया। प्लेटोज आइडिया ट्रांसडेंटल है, और ट्रांस में वो
रियल में एग्जिस्ट करते हैं, वो इमेजिनरी नहीं है, पर ट्रांस में, बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, वो रियल हैं, इमेजिनरी नहीं है, बट सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड ट्रांस में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए प्लेटोज आइडियाज आर ट्रांसडेंटल रियलिज्म। ओके, इतना टफ क्वेश्चन यूपीएससी में शायद आ जाए, वैसे आएगा नहीं। ठीक है सर नहीं समझ में आई। मेरे को जो समझने में इसमें प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि रियलिज्म में हम क्लियरली बोल रहे हैं कि मैटर प्राइमरी है और आइडियाज हमारे सेकेंडरी हैं। प्लेटो बोलता है मैटर कि नहीं। प्राइमरी का मतलब, मैटर प्राइमरी का मतलब, अगर मैटर प्राइमरी कहेंगे तो उस शब्द को कहेंगे मेटेरियलिज्म, उसके लिए जो शब्द है मेटेरियलिज्म। अगर ये कहें कि रियलिटी जो है, जो 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 रियलिटी है, जिसको हम रियल मान रहे हैं, वो इमेजिनरी नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस है, वो रियलिज्म है। और मोटे तौर पर ये जानना है, रियलिज्म वो है जो ये मानता है नोअर इंडिपेंडेंट। और आइडियलिज्म क्या है? नोअर डिपेंडेंट। ऑल रियलिटीज आर नोअर डिपेंडेंट। मतलब नोअर डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि वो आइडियलिज्म है। ठीक है, इसलिए ये यहां पे कंट्रास्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए लिखा हुआ है प्लेटो के आइडियाज। क्योंकि देखो, अगर रियलिज्म होगा तो ट्रांस नहीं होना चाहिए था, और ट्रांस है तो फिर वो आइडिया होना चाहिए था। बट प्लेटोज आइडियाज, दूसरे आइडिया हम कांट का देखेंगे, कुछ और का देखेंगे, वो वैसे नहीं होंगे। इसमें कंट्रास्ट है, अपने आप को वो आइडियलिस्ट भी कह रहा है, पर वो आइडिया कैसे हैं? वो रियल हैं, बट ट्रांस में है, ये बात कह रहा है वो। हम्म सर तो यहाँ पे रियलिज्म का मतलब है कि कोई चीज, मतलब जो प्लेटो के आइडियाज है वो रियल में है या नहीं। हाँ, रियल में है, बस वो सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड है। उनकी एक दुनिया है, अपनी दुनिया में है, उस दुनिया को कहते हैं रिलेम ऑफ आइडियाज। सर आपने ना मटेरियलिज्म और रियलिज्म एक साथ ही बताए थे कि दोनों का मीनिंग हाँ, एक ही है, इसलिए दोनों का कंफ्यूज। मीनिंग एक है। हाँ, दोनों का मीनिंग एक है प्लेटो के अलावा। जब हम प्लेटो के मैटर, हाँ, इसीलिए कहा जाता है प्लेटोज आइडियाज। जबकि आइडिया वर्ड आगे हम देखेंगे चेंज हो जाएगा। सब कई लोग आइडिया वर्ड यूज करेंगे, बट अपने अपने रेफरेंस में। प्लेटो के आइडिया रियलिज्म है, और रियलिज्म किस सेंस में? झूठे नहीं है, रियल हैं। बट रियलिज्म में सब चीजें हमारे सेंस ऑर्गन्स में होती हैं, बट ये ट्रांस में है। तो ये औरों से, औरों के आइडिया से अलग हैं, औरों के रियलिज्म से भी अलग हैं। आमतौर पे रियलिज्म और मेटेरियलिज्म एक ही होता है। जब हम मैटर के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं तो मेटेरियलिज्म कहते हैं। जैसे हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, वो कह रहा है मैटर रियल है, तो वो रियलिज्म भी कह रहा है और मेटेरियलिज्म भी कह रहा है। ठीक है ना? बाकी जैसे ही आप एरिस्टोटल पढ़ेंगे ना, थोड़ा और समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी पहला ही है दार्शनिक ये, और आगे की बातें भी थोड़ी सी अभी पता नहीं है, पर हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ रह गया? सर मेटाफर ऑफ सन भी यही कुछ एटीएम में जुलता। मेटाफर ऑफ सन को हम समझ सकते हैं, चलो अच्छा याद दिलाया। और तो कुछ नहीं रह गया ना? सर एलेगरी ऑफ डे। एलेगरी ऑफ डे तो बता दिया, वो दिन का, और वो वही तो गलत हो रहा था उसका, जो नाव के उससे बता दिया।
मैं जो लिख रहा हूं दिख रहा है क्या? यस सर। एलेगरी ऑफ चैरियट या मेटाफर ऑफ सन, रथ रूपक। हाँ, रथ रूपक। देखो, कमाल की सिमिलैरिटी है, हमारे सिलेबस में अब नहीं है, 90 99 98 तक था। कठोपनिषद, कठोपनिषद भारत के उपनिषदों में बहुत ही एक प्रमुख उपनिषद है। उपनिषद क्या है ज्यादातर लोग जानते होंगे, बाकी बाद में जानेंगे। उसमें एक कठ उपनिषद है जिसका स्थान बहुत बहुत ऊंचा है, जिसमें मृत्यु का देवता है यमराज, यम, और एक कोई बालक है 8-10 साल का, नचिकेता। उन दोनों के बीच संवाद है, उन दोनों के बीच डायलॉग है। डायलॉग बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एरिस्टोटल, सॉरी बार बार एरिस्टोटल आ जा रहा है प्लेटो की तमाम बुक्स में है। और उन दोनों में काफी समानता है। तो यम भी, यमराज मतलब यम भी, जो कि मृत्यु के देवता हैं, और जो शिष्य है नचिकेता बालक, वो मृत्यु को जानना चाहता है। और मृत्यु को जानना मृत्यु के देवता से अधिक कोई और कौन बता सकता है? तो वो उसको समझाने के लिए, क्योंकि जिस चीज को हम जानते नहीं उसको हम रूपक के माध्यम से, एलोगरी या मेटाफोर के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव में तो है ही नहीं। तो दोनों में बहुत समानता है। रथ रूपक इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि रथ है एक, कल्पना करो, जिसमें 2 घोड़े हैं। एक ब्लैक घोड़ा है, एक ब्लैक घोड़ा है और एक वाइट है। अब जैसा हम लोग फिल्मों में देखते हैं, खासतौर पे क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में जो फिल्में बाद में बनी, जिसमें हमारे कंधे पर एक परी आती है जो वाइट कपड़े पहन के आ जाती है, और जो हमें अच्छे की तरफ अच्छी बातें बता रही होती हैं। दूसरी तरफ हमारा एक ब्लैक शैतान या खराब परी आके हमें कुछ गलत सलत उल्टा सुल्टा सिखा रही होती है, कुछ वैसे ही। तो रथ रूपक में रथ है जिसमें 2 घोड़े हैं, और उनके माध्यम से वो बताता है एथिक्स के बारे में। तो रथ रूपक बेसिकली, या मेटाफोर ऑफ सन, सन के घोड़े मान लो। सन के घोड़े हमने भी माने हैं, हिंदुओं ने भी माने हैं, बल्कि 2 घोड़े नहीं, उनके तो 8 घोड़ा माने हैं, कहीं कहीं और भी कुछ होगा। 8 घोड़े तो मांगे माने ही हैं, 7 घोड़े माने हैं, सॉरी। तो कुछ वैसा ही है, और ये इथिक्स को लेकर है। तो जो चीजें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, सेंस ऑर्गन्स पर डिपेंड होकर डिसीजन लेते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि हमारे ये सीधे सिलेबस में है नहीं। तो जिस पे हम हावी होता है हमारा सेंस ऑर्गन्स के बस में आकर हम डिसीजन लेते हैं, वो ब्लैक हॉर्स के माध्यम से, और हम दबा देते हैं अपने वाइट हॉर्स के सलाह को। और ये हमें चाहिए कि जो व्हाइट हॉर्स की सलाह है उस पर चलें, ये ब्रॉडली ये कहना चाह रहा है। और दुनिया में हम अपने यहाँ देखें,
आपने अगर आप कभी अपनी भगवत गीता उठा के देखें अपने यहाँ की, मैंने तो खैर जितनी भी देखी है अलग अलग टिप्पणी करने वालों के साथ, आप जरूर देखेंगे भगवत गीता में बाकी सब फोटो वोटो के अलावा पहले ही पृष्ठ पर रथ होगा जिसपे बैठने वाला अर्जुन होगा, चलाने वाले कृष्ण होंगे। कुछ वैसा ही रथ चलाने वाला विजडम होना चाहिए, न कि ज्ञानेंद्रियां होनी चाहिए, न कि सेंस ऑर्गन्स होने चाहिए। नर जो है वो रथ में बैठा है और नारायण जो हैं वो रथ चला रहे हैं। एक सिंबल है वो। मैं आज ही बात कर रहा था किसी से, बहुत कोशिश करने के बाद भी बात तो करनी पड़ती है, सोचा था बात बात कम करें गले की वजह से, लेकिन तो उसमें मुझे याद आया, मुझे अभी आपसे जिक्र कर रहा हूं। रथ रूपक कुछ ऐसे है जैसे जो महाभारत में देखें कर्ण। कर्ण का कर्ण जो है वो अर्जुन से कई गुना ज्यादा बड़ा योद्धा है, ज्यादा दक्ष है, ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है। तुलनात्मक रूप से अर्जुन को सुविधा मिली है और कर्ण को केवल उपद्रव मिला है, जीवन में अपमान मिला है। और सबसे बड़ा अपमान होता है अपने एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ। इसीलिए तो मैंने कहा था जब मैं आपको फेमिनिज्म पढ़ा रहा था कि पुरुषों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, मानसिक गुलाम बना लिया औरतों को, क्योंकि ज्यादातर औरतें 99.99% वो स्वीकार कर चुकी हैं कि वो इंफीरियर हैं। मैंने उस समय बताया था कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है किसी को दबा के रखने का, गुलाम रखने का, कि उसको समझा दें कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस जो है ना वो इंफीरियर है कंपेयर टू मी। तुम्हारा होना ना होना इंफीरियर है मुझसे या दूसरे से कंपेयर करके, और वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले, तब तो आप जीत चुके हैं। चाहे वो सामने वाला हाथी जैसी समझ ताकत क्यों ना रखता हो और आप चींटी क्यों ना हो, आप विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो जो यहाँ पर रथ रूपक में भी जो व्हाइट और ब्लैक का मैं कंपेयर कर रहा था, तो जिसमें जो कर्ण है वो ज्यादा कैपेबल है क्योंकि उसने ज्यादा सीखा है कंपेयर टू अर्जुन। बट अर्जुन को जो व्हाइट घोड़े हैं, या यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए अपने यहाँ के एग्जाम्पल लूं तो कृष्ण रथ चला रहे हैं, और कर्ण का रथ कौन चला रहा है? अविश्वास, शल्य। कर्ण का जो सारथी है वो शल्य है। शल्य मतलब इंद्रियां, शल्य मतलब जो स्पष्ट नहीं है, जो क्लियर नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, मन की तरह है, जो कंट्रोल नहीं है, शल्य। अर्जुन का रथ नहीं चला रहे, वो रथ चला रहे हैं कर्ण का, और अर्जुन का रथ चला रहे हैं कृष्ण। कुछ ऐसा ही रूपक। और अगर कृष्ण जैसा विजडम वाला आदमी रथ चला रहा है तो वो कम कैपेबल भी होगा तो निश्चित जीतेगा वो। और शल्य अगर रथ चला रहा है और उसका सारथी ज्यादा कैपेबल भी है तो उसकी कोई जीत जीत नहीं होगी, वो हर जीत में हारेगा और अंततः तो हार ही जाएगा। तो वो जो जिन भी जीत को जीत समझ रहा है वो गया और कहीं जाके जीत आया, वो एक्चुअल में उसका वो क्षय है, उसका वो डिटोरिएट हो जाना है, कमजोर होना है, और अंततः तो वो हारेगा ही। तो ऐसा रूपक लगभग हम बहुत जगह देखेंगे। हम इवन की कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में भी हम थोड़ा सा, हमें यूएसए का क्या अभी पढ़ना है,
तो आप इसको मैं बताऊंगा, आपको नीच से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, नीच से डायरेक्ट सिलेबस में एक तो है नहीं, बट मैं थोड़ा सा बताऊंगा जब मैं हाइडेगर और ये सब पढ़ाऊंगा। तो ये जो रूपक है, ये जो मेटाफर है, घोड़े का कहीं पे कह सकते हैं, कहीं पे सारथी का कहें, कुल मिला के वैसा ही, मतलब कि यही रथ का, चरियोट का, वो हर जगह मिलेगा, और कुल मिला के वो यही एक नैतिक शिक्षा दे रहा है, वो यही इथिकल पॉइंट है। इथिक्स में है, ये फिलॉसफी में डायरेक्ट है भी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि इथिक्स फिलॉसफी का ही पार्ट है, उसमें वो वही कह रहा है कि सारथी कौन। हम इसको जब योग योग फिलॉसफी पढ़ेंगे तो सारथी हमारी इंद्रियां, या हमारा इंटेलेक्ट, या हमारा सोल, हमारा प्योर माइंड। अगर हम इंद्रियों के हिसाब से चल रहे हैं, जैसा कि शल्य चल रहा है, तो गड्ढे में गिरना निश्चित है। कुछ ये रूपक है, ठीक है। तो फिर भी मैंने काफी बता दिया, और की जरूरत है नहीं। कोई और कोई क्वेश्चन हो जो आपने कहीं देखा हो, सुना हो, या पढ़ने के दौरान ना आया हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा एरिस्टोटल बता के आज की क्लास खत्म करूंगा। नहीं? हम्म। कुछ नहीं? ठीक है। ठीक है, तो एरिस्टोटल वैसे तो हम लोग कल शुरू करेंगे, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ एरिस्टोटल के। मैं कि पीडीएफ भी भेज दूंगा आप लोगों को, एक रीडिंग करके रखिएगा, जैसा मैंने प्लेटो का भेजा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला होगा आप लोगों को, ऐसे ही मैं एरिस्टोटल का भी भेज दूंगा, तो एक एक रफ आइडिया हो जाएगा। एरिस्टोटल, जिसको हम हिंदी में, उर्दू में, अरबिक में अरस्तु कहते हैं। दूसरा, प्लेटो के बाद प्लेटो का शिष्य है, 17 साल की एज में इसने प्लेटो को ज्वाइन किया, एकेडमी प्लेटो की, और लगभग 20 साल, यानी कि प्लेटो की मृत्यु तक ये प्लेटो के साथ रहा। और इन 20 सालों में उसने जो अपने समझ को डेवलप किया, वो बहुत बार असहमत था प्लेटो से, अपने गुरु प्लेटो से वो बहुत सारे मामलों में असहमत था। और प्लेटो ने बहुत अच्छी बात कही एरिस्टोटल को लेकर। एरिस्टोटल को लेकर प्लेटो ने कहा कि एरिस्टोटल कुछ वैसा है जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, बहुत छोटा, वो अपनी माँ का जब दूध पी रहा हो, उस समय लात से मारता है, पैर से मारता है। ये इससे उसने समझाया है अपने और एरिस्टोटल के रिलेशन को, प्लेटो ने। तो पैर जो मारता है, वो अपनी तरफ से पैर मारता है या नासमझी में मारता है, माँ कुल मिला के खुश होती है, माँ नाराज नहीं होती। तो एरिस्टोटल बहुत सारी बातों से प्लेटो से सहमत नहीं है, बट प्लेटो के साथ, प्लेटो के एकेडमी में रहता है जब तक कि उसकी, प्लेटो की मृत्यु नहीं हो जाती। इसके बाद वो प्लेटो की मृत्यु के बाद अलग अलग जगह घूमता है, अलग अलग जगह जाता है,
और अपनी नॉलेज को और शार्प करता है। इसी दौरान उस समय अलेक्जेंड्रिया जो शहर है उसमें इसको बुलाया जाता है, जो उस समय वहां पे राजकुमार था, उसको पढ़ाने के लिए। और वहां का जो राजकुमार, जिसको आप जानते हैं, राजा जो बना अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका ये टीचर होता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर होना इसको कहीं ज्यादा फेमस बना देता है। जाहिर सी बात है, अलेक्जेंडर के बारे में तो आप जानते ही हैं। और इसके ज्ञान को भी बढ़ाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर जहां भी जा रहा है, जीत रहा है, वहां की फिलॉसफी को, वहां के फिलोसफर्स को गुलाम बना के या उठा कर ले आ रहा है अरिस्टोटल के पास। अरिस्टोटल को जानने का मतलब वैरायटी ज्यादा है अरिस्टोटल के पास प्लेटो की तुलना में। कल मैं फोटो दिखाऊंगा आपको अरिस्टोटल और प्लेटो का। प्लेटो और उन दोनों का फोटो में आप देखेंगे, प्लेटो की एक उंगली हमेशा ऊपर रहेगी, और एरिस्टोटल में दिखाऊंगा वो हमेशा हाथ नीचे रख रहा है। सिंबल है ये, सिंबॉलिक है ये फोटो। मैं कल दिखाऊंगा आपको कि प्लेटो कह रहा है कि रियल दुनिया कहीं अलग है, ऊपर है, अलग है, रिलम ऑफ आइडिया। वहीं पे उसका पूरी तरह से खंडन कर रहा है एरिस्टोटल, और कह रहा है पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं सर आप, दुनिया यही है, यही है, दिस वर्ल्ड है। कोई रिविजनरी वर्ल्ड बनाने की जरूरत नहीं है, रिविजनरी मेटाफिजिक्स की जरूरत नहीं है। ये जो दुनिया है इसी के बेस पर इसको, इसका डिस्क्रिप्शन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए कोई दूसरी दुनिया की जरूरत नहीं है। ऐसे मेटाफिजिक्स को क्या कहते हैं, जो एक ही दुनिया मानती है और इसी दुनिया को इसी दुनिया के नियम से समझाया जा सकता है, किसी और इसको समझने के लिए कोई और दुनिया की आवश्यकता नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, बताओ जल्दी। ऐसे मेटाफिजिक्स को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स जो कह रही है कि रियलिटी को समझने के लिए, इस दुनिया के नियम को समझने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए हमें किसी और दुनिया की जरूरत नहीं है, जैसा कि प्लेटो कह रहा है। और यहां से उसने पहली थ्योरी दी, थर्ड मैन आर्गुमेंट फैलेसी, जो मैं पहले बता चुका हूं। वो कह रहा है कि एक ह्यूमन को देखकर अगर मैं ह्यूमननेस नहीं समझ रहा, मुझे कम से कम उसी क्लास के दो चाहिए, तब मैं ह्यूमननेस समझ रहा हूं, तो मैं ह्यूमननेस कभी नहीं समझ सकता। हर मैटर, क्या आप कोई ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट बता सकते हैं जो बिना मैटर के सोच सकें? आपसे मैं कहूं कि बताओ व्हाइट कलर, व्हाइट कलर के बारे में सोचो, अरे कोई ना कोई मैटर ही सोचोगे, मैटर का कलर व्हाइट सोचोगे। मैं कहूं कि कोई सर्किल सोचो, अरे आप किसी ना किसी मैटर में ही सोचोगे। मैं कहूं रेड बॉल, अब रेड बॉल एक मैटर में ही तो है, रेडनेस कहाँ है? बॉल में है। रेडनेस क्या आप ऐसा सीख जान सकते हैं जो किसी चीज में ना हो, बिना मैटर के हो? वो कह रहा है गुरुजी आप, आपकी बात जो है वो बहुत ही वेग है, क्लियर नहीं है। मैटर और फॉर्म हम एक साथ देखते हैं, मैटर और फॉर्म अलग अलग नहीं हो सकते, एक अलग दुनिया है, ये बात आपकी ठीक नहीं है। तो देखो मैं आगे भी बताऊंगा, कोई दो या तीन तरह के फिलोसफर्स होते हैं। एक फिलोसफर होता है जो स्टार्ट करता है किसी चीज को, जैसे कि प्लेटो, नॉलेज के पूरे स्ट्रीम को उसने स्टार्ट कर दिया। दूसरे फिलोसफर होते हैं जो पहले से स्टार्ट होता है, उसमें जो लॉजिकल कमियां हैं उनको, उन पे नजर डालते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, और अपनी तरफ से उसका रेटिफिकेशन करते हैं, उसका सुधार रखते हैं।
एरिस्टोटल सेकंड टाइप का है, जो कह रहा है कि गुरुजी आपने बताया तो अच्छा, 20 साल हमने सीखा है आपसे, बट आप गड़बड़ कर गए हैं। आपको मैं सीधा सिर के बल, आप खड़े हैं पैर के बल करता हूं, टेढ़े हैं सीधा करता हूं। आपकी थ्योरी में जो ये इमेजिनरी वर्ल्ड है, जिसकी वजह से आप हर जगह आइडियलिस्टिक होते जा रहे हैं, हर जगह आप किसी आदर्श की बात कर रहे हैं, आदर्श एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपने स्टेट बनाया, इसमें क्या बनाया आपने? ऊपर कौन होगा, कौन कंट्रोल करेगा? मैन ऑफ रीजन, फिलोसफर। फिलोसफर किंग, जिसकी ना फैमिली होगी ना प्रॉपर्टी होगी। बोला ऐसा आदमी तो बहुत खतरनाक है। हम देख रहे हैं, हम अपने यहाँ भी मोदी जी को, जब फैमिली होती है, जब प्रॉपर्टी होती है, तभी मतलब है किसी नियम का, तब आप रियलिस्टिक होते हैं, आप चीजों को रियल वे में समझ रहे होते हैं। मजाक में कहा जाता है कि गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, और महागुरु होती है पत्नी या पति, क्योंकि महागुरु इसलिए होती है कि, या होता है पति, पति तो नहीं पत्नी ही, इवन के मजाक में ही कहते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो रियल दुनिया, आप एक इमेजिनरी दुनिया बनाएं, बट वो आपको रियल सेंस में जान रही होती है, वो आपको रोजमर्रा में जान रही है, रोज आपको गिरते उठते जान रही है। और वो जब क्रिटिसाइज कर रही है तो उसकी रियल क्रिटिसिज्म है। आप इमेज में इमेजनरी दुनिया तो बहुत ही अलग बना सकते हैं, बट जब उसको प्रैक्टिकलिटी में लाते हैं, जीवन तो प्रैक्टिकलिटी में है, वो सिर्फ इतना अलग होता है, बिल्कुल पूर्व और पश्चिम का रिश्ता भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने एक आइडियल स्टेट के बारे में सोचा है, जो कि आइडियल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जबकि आपको रियल एस्टेट के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें प्रॉपर्टी और फैमिली जब होगा, तब वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा। वो ऐसे नहीं कि रातों रात उठेगा और कहेगा नोट बंद, बिना ये सोचे कि मोर देन 86% जो लिक्विडिटी है, जो 1000 और 500 के नोट में है, वो रियल नहीं है, उसको एकदम से विड्रॉ कर देना। किसी के शरीर में प्रॉब्लम है, मान लो ब्लड में प्रॉब्लम है, ब्लड में इम्प्योरिटी है, प्योर होना चाहिए, बट उसका 86% ब्लड निकाल देंगे, और फिर कुछ समय उसको इंतजार करना पड़ेगा, और फिर हम प्योर ब्लड डालेंगे। प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा उस आदमी को, बताओ जरा। थ्योरेटिकली तो सही है, प्रैक्टिकली क्या होगा? उससे कहेंगे बेटा बस तू बस 3 दिन इंतजार कर ले, 3 दिन में सब सही हो जाएगा। इंतजार होगा उस व्यक्ति से? बताओ भाई। नो सर। सर सब लोग उसका इंतजार करते रह जाएंगे। तो आइडियलिस्टिक बिल्कुल ठीक हो सकता है भाई, भावना भी ठीक हो सकती है, क्योंकि उसका कोई, बट वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मैं प्लेटो, मैं अभी प्लेटो की तरफ से बोल रहा हूं, फजूल है, इतना फजूल है कि पहली बात ये हो ही नहीं सकता। हम एक ऐसा इंसान खोज ही नहीं सकते जिसमें डिजायर सी ना हो, पहली बात। आइडियलिस्टिक आप खोज लें, वो ठीक है, पर आइडियलिस्टिक और रियल जीवन तो, जीवन रियल में है, आइडिया में नहीं है। और इसलिए गुरुजी, आपकी बातें ठीक हैं, बट इसके बेस पर ना सोसाइटी बना सकते हैं, ना फैमिली, कुछ नहीं, कोई भी चीज नहीं। रिपब्लिक एक धोखा है। रिपब्लिक, द रिपब्लिक जो बुक है, वो एक इल्यूजन है, एक ऐसे आदर्श की खोज है जो कभी हो ही नहीं सकती। उसकी जगह मैं आपको रियल दुनिया में ले चलता हूं, और उसमें कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं होगा, इसी वर्ल्ड में होगा। जो किंग है
उसकी फैमिली भी होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। मैं आगे बताऊंगा मॉडर्न वैल्यूज जो बेस करते हैं ग्रीड एंड फियर। उसको खोने का डर भी होना चाहिए और कुछ पाने की ग्रीड भी होनी चाहिए। ग्रीड एंड फियर से वो जो ऊपर है वो पत्थर है, वो रियल नहीं है, और वो कई मामले में बहुत खतरनाक है। वो रियल चीजों को समझता ही नहीं है, वो किसी इमेजिनरी दुनिया में रहता है, और वो इमेजिनरी दुनिया प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत खतरनाक है। प्रैक्टिकल लोगों पर अगर उसका असर होगा तो बहुत खतरनाक होगा। और पूरी थ्योरी को वो अलग ढंग से रखता है अरिस्टोटल। उसको मौका भी मिला। आप जानते ही हैं वो किसका गुरु है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर से उसने हमेशा कहा कि कहीं भी जाओ जीतो, खूब सारा धन जीतो, और मेरे लिए मेरी गुरु दक्षिणा कभी भूलना नहीं। मैं अपनी गुरु दक्षिणा कभी छोड़ता नहीं हूं। मेरी गुरु दक्षिणा है वहां के फिलोसफर्स और वहां की फिलॉसफी को उठा के लेकर आओ। तो दुनिया भर की फिलॉसफी को जानने का मौका मिला अरिस्टोटल को अलेक्जेंडर की वजह से। तो कई बार लोग अपने गुरु के नाम से जाने जाते हैं, कई बार अपने शिष्यों के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इनकी अपनी क्वालिटी है। क्वालिटी तो इतनी है कि मैं आपको कल कुछ स्लाइड दिखा दूंगा। ऐसे तो लॉजिक एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज बुक है इसकी, एथिक्स द गोल्डन मीन। एथिक्स में हम इसका पढ़ेंगे गोल्डन मीन। गोल्डन मीन जो हम बुद्ध में पढ़ते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकलिटी जिसमें है, प्लेटो की तरह नहीं। पॉलिटिक्स। इसमें वो कहेगा, इसमें हमें तीन चीज पढ़ेंगे, लॉजिक, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। में पॉलिटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें एरिस्टोटल ने काम ना किया हो। कोई 384 बीसी में इसका जन्म है और 322 बीसी में इसकी डेथ है। 31 से ज्यादा बुक लिखी इसने या वर्क हैं इसके, और इसने फॉर्म किया लाइसियम। लाइसियम एकेडमी। एकेडमी किसने फॉर्म किया था? प्लेटो। और इसका इसने फॉर्म किया लाइसियम। दोनों एक ही बात है, बट इसने नाम रखा है लाइसियम। दोनों का रिलेशन अगर हम देखें प्लेटो एंड अरिस्टोटल का, मैंने बताया ही 17 साल की एज में इसने एकेडमी ज्वाइन की और 20 साल तक, जब तक कि प्लेटो की डेथ नहीं हो गई, साथ में रहा। प्लेटो ने कहा भी, जैसे कि मैंने बताया, एरिस्टोटल हैज kicked me just as a colt kicks in mother। जैसे मदर को छोटा बच्चा किक करता है, लेकिन बाद में तो खैर बड़ा किक किया, लेकिन प्लेटो के टाइम प्लेटो ने यही कहा। एरिस्टोटल ने क्या कहा जवाब में? एरिस्टोटल ने कहा, बहुत ध्यान से सुनो,
प्लेटो इज डियर टू मी, बट डियरर स्टिल इज ट्रुथ। प्लेटो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, बहुत ज्यादा मैं प्रेम करता हूं अपने गुरु प्लेटो से, बट उससे ज्यादा प्रेम करता हूं मैं ट्रुथ को। तो जो मुझे ट्रुथ लग रहा है वो मैं बयान कर रहा हूं। एक लंबा समय भी मिला प्लेटो को, जीवन लंबा जीवन मिला। हालांकि जब मृत्यु हो गई अलेक्जेंडर द ग्रेट की, और जब ये लौट के आया आया अलेक्जेंड्रिया, तो इसके ऊपर भी केस चलाया गया, बहुत सारे केस चले, क्योंकि अलेक्जेंडर तो मर चुका था। तो जो बाद में सत्ता की लड़ाई हुई, उस जगह के लिए, क्राउन के लिए लड़ाई हुआ, क्राउनशिप के लिए, ऐसे में माना जा रहा था कि ये तो अलेक्जेंडर के साइड है, उसका गुरु है। इसके ऊपर भी मुकदमा स्टार्ट हुआ, लेकिन वहां से भाग गया, और भाग के दूसरी जगहों पर अपने इसने जीवन बिताया। क्या क्या काम किया इसने, ओहो। इसको कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ, मतलब अब कहते हैं हम इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेन। आप में से कोई बताएगा कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट किए इसने? एरिस्टोटल को माना जाता था, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट जेन्युइन साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री, पहला जेन्युइन साइंटिस्ट है। आप में से कोई बताएगा कौन कौन से सब्जेक्ट का ये फादर है? बताओ। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। बायोलॉजी। हम्म। मेटाफिजिक्स आप समझ पाएंगे प्लेटो से, सॉरी एरिस्टोटल से। मेटाफिजिक्स शब्द कॉइन किया एरिस्टोटल ने। मतलब इतनी लंबी लाइन है ना। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मतलब बहुत लंबी लाइन है। रिथोरिक, आर्ट एंड आर्ट, एथिक्स, थियोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, म्यूजिक, ड्रामा, आगे कहीं लिख लो ड्रामा, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल थ्योरीज, मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ ऑल टाइम है ये। तो ये है इसका काम। तो देखेंगे, पहली बात, ये डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स को ये डिफाइन करेगा। डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स है इसकी, इस इन ऑब्जेक्ट जो हमारे सेंस में आते हैं उनकी वैल्यू देगा। इससे पहले तो उनकी वैल्यू नहीं दी जा रही थी। सेंस ऑर्गन्स को बिल्कुल माना जा रहा था कि सेंस से जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो इल्यूजन होता है, वो ओपिनियन होता है, उसमें नॉलेज की कोई अमाउंट होता ही नहीं है। असली ज्ञान तो है जो यूनिवर्सल हो।
और अनचेंजेबल हो, इन सबको जस्ट पलट देता है वो। और हम इसमें एलिमेंट देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी, सॉरी, क्या कहते हैं, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का। ठीक है, तो हम कल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक नया न्यू थॉट के साथ। एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों में काम किया है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम किया है, बहुत गहरा काम किया है। और इसका प्रभाव रेनेसा से पहले तक खूब रहा। रेनेसा से पहले तक आप इसका प्रभाव क्रिश्चियनिटी पे भी देखोगे और इस्लाम पे भी देखोगे। महिलाओं की जो बुरी दशा है क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, या इंफीरियर जगह है, उसकी एक वजह हम अरिस्टोटल को भी देखेंगे। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो वुमेन हैं वो इंफीरियर हैं और उनको ये इन्फीरियरिटी को मान लेना चाहिए। वो कंट्रोल किया जाए इसलिए हैं। क्यों, उसके वो रीजन बताएगा। जाहिर सी बात है, उससे हम सहमत हो ना हो एक अलग बात है, बट वो क्यों कह रहा है वो हम देखेंगे। उसका बहुत फेमस कोटेशन है, मैन इज बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य अपनी प्रकृति के साथ ही पॉलिटिकल एनिमल है। पॉलिटिक्स के बाहर हम जा ही नहीं सकते, तो पॉलिटिक्स हमें समझना चाहिए। तो क्लास स्ट्रगल इसके अंदर दिखाई देगा, जो बाद में हम देखेंगे। इसका डेवलप करेगा हीगल, और हीगल से ज्यादा डेवलप करेगा आपका कार्ल मार्क्स। विमेन, औरतों के लिए क्या कहा इसने, दे आर अनफिनिश्ड मैन। ये पुरुष ही हैं, बस फिनिश नहीं है, इनको फिनिशिंग की जरूरत है। विमेन इज एन अनफिनिश्ड मैन। तो क्यों कहा, क्या वजह थी, देखेंगे। और जो आज के जो फेमिनिस्ट हैं, वो तमाम इसकी अच्छाइयों के बावजूद इस बेस पर इसको क्रिटिसाइज करेंगे। और इसका प्रभाव इतना ज्यादा रहा थियोलॉजी पर, यानी रिलीजन पर, और उसका असर रहा सबसे पहले क्रिश्चियनिटी पर और बाद में इस्लाम में भी। वो डायन जो कॉन्सेप्ट आया क्रिश्चियनिटी में, जिसमें डायन निकालने के लिए जिंदा जलाने का भी कॉन्सेप्ट था महिलाओं को। अब इसने जिंदा जलाने के लिए तो नहीं कहा था, बट क्रिश्चियनिटी में जो आया, तो फेमिनिज्म के एंगल से भी, लास्ट में याद दिलाना क्योंकि फिलॉसफी का पार्ट नहीं है वो, हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो फेमिनिज्म का के एंगल से भी एरिस्टोटल को सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही उसका ब्राइट पक्ष नहीं है, हालांकि उसके कुछ कारण हैं। बट आज हम उसको अ, हालांकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं जो फिलोसफर पढ़ाऊंगा पूरी तरह उसके पक्ष में उसी वही बन के पढ़ाऊंगा, बट लास्ट में फेमिनिज्म की वजह से इसको इसको मतलब इसकी रक्षा नहीं की जा सकती, इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। बाकी तो खैर, तो हम इसको इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि इसको हम एज इट इज सब कुछ स्टेट में अपना लेंगे, बट हम समझ पाएंगे कि दूसरा पक्ष क्या है। क्यों सबरीमाला मंदिर हो या कहीं हो, क्यों इंफीरियर या उनके बॉडी से जो नेचुरल फिनोमेना है उसको इंफीरियर माना जा रहा है। क्यों माना गया कि फॉर्म के रूप में पुरुष है और स्त्री केवल कंटेनर है, कंटेन करती है। बीज के रूप में बीज इंपॉर्टेंट है,
और उसको कंपेयर किया गया सीड से एंड खेत से, फील्ड से, औरत को फील्ड और पुरुष को सीड के तौर पे, मतलब वही बच्चे बच्चे के मैटर में देखेंगे। बट इसके पहले का, इस फेमिनिज्म से पहले का जो मैटर है वो बहुत ही सीखने वाला है, और हम इसको कल स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने केवल बहुत इशारे में बताया है, बाकी हम इसको कुछ पूछना है तो पूछिए, कल हम इसको